तो पिछले क्लास में हमने ओम के नियम को पढ़ा था। ओम का नियम क्या कहता था कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो मतलब कि लंबाई, चालक की लंबाई परिवर्तित न हो, चालक की मोटाई परिवर्तित न हो और चालक का ताप भी क्या हो, परिवर्तित न हो, तब चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है वह विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम का नियम था और इसी का सत्यापन हमने अन्वय अनुगमन वेग की सहायता से किया था। अब देखिए यहाँ पे जब हमने समानुपाती को हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था नियतांक आर, और इसी आर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था तो v बाई आई आया था। आर को कहते क्या है, यही क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। मात्रक क्या था, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और प्रति धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर या इसी को बोलते हैं ओम। ठीक, ये हमने पढ़ा था। यही आर क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध। किसका, चालक का। तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, v बटे आई। तो परिभाषा इसकी क्या होगी, तो कहा जाता है कि जिसे धारा यानी चालक में, ये चालक है, चालक में वैद्युत धारा आगे की तरफ बढ़ रही है यानी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस वैद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होगा, जो कि धारा को रोकेगा, प्रवाहित नहीं होने देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, वैद्युत प्रतिरोध। यानी कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। अवरोध मतलब जो रोके। तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। अगर इस सूत्र की परिभाषा से देखा जाए तो चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है और चालक में जो प्रवाहित धारा है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो यानी कि जो प्रतिरोध होता है वह विभव तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होगा। तो ये प्रतिरोध था। अब ये चालक का प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है ये हम देखेंगे। तो हम लोगों ने ओम के नियम का सत्यापन किया था जब अनुगमन वेग की सहायता से। तो आर बराबर हम लोगों को क्या मिला था, यम यल अपान एन ई स्क्वायर ए और इंटू टाउ, ये मिला था। आर बराबर यम यल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये आर का मान मिला था जब अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कर रहे थे। तब यहाँ से देखते हैं यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए क्या होता है, तार का क्षेत्रफल होता है, टाउ क्या होता है, श्रांति काल समय होता है, ठीक है, यल क्या होता है, चालक की लंबाई। तो यहाँ से हम पाते हैं कि जो आर होता है वह यल की क्या है, समानुपाती है। यानी अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चालक की लंबाई अगर बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक चालक है जिसकी लंबाई इतनी है, यहाँ से धारा यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर अगर इसी चालक की लंबाई को हम बढ़ा दें तो यहाँ से यहाँ तक धारा पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इतना एक्स्ट्रा समय तय करना पड़ेगा। यानी कि चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से हम पाते हैं कि जैसे जैसे देखो क्षेत्रफल जो होगा बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यानी चालक की मोटाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध घट जाएगा। चालक जितना मोटा होगा धारा उसमें उतनी ही आसानी से प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। फिर जो श्रांति काल है उसके भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांति काल मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो दो क्रमांगत टक्कर के बीच जो समय होता है उसको बोलते हैं श्रांति काल। तो यह समय जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा टक्कर में समय लगेगा
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत धीमी गति से कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब धीमी गति कर रहे हैं तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर श्रांति काल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर श्रांति काल घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहीं से हम लोग पाते हैं। अब ये श्रांति काल कब बढ़ता है, जब तापमान क्या होता है, बढ़ता है। अगर तापमान हम लोग अगर चालक का ताप बढ़ाते हैं, चालक का अगर ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। तो वहाँ पे श्रांति काल टाउ का मान क्या होता है, घट जाता है। टाउ का मान घटेगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गर्मियों के दिनों में देखेंगे ताप बढ़ता है तो तार की लंबाई भी बढ़ जाती है। प्रसार के कारण तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और एक बार ताप बढ़ाते मान लीजिए लंबाई नहीं बढ़ा तो लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर में जो समय लगता है वह घट जाता है, इलेक्ट्रॉन गति बढ़ जाती है। टक्कर में लगा समय घट जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस समय गर्मियों के समय भी लाइन क्या होती है, डीम आती है। वहीं अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद क्या होता है, तार ठंडा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर होती है उसमें समय क्या होता है, ज़्यादा लगता है तो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। प्रतिरोध घट गया तो धारा क्या होती है, तेज मिलती है। तो यानी कि जो चालक का प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा। चालक का मोटाई यानी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम। चालक जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पाती था किसके, एल के। आर समानुपात व्युत्क्रमानुपात किसके, क्षेत्रफल के। अब इससे पहले हमने देखा था कि आर का जो फार्मूला था वो क्या था, ml/n/e²a/टाउ। तो हमने क्या किया था कि एल को एक और टाउ को दिखाया था। यम क्या है, द्रव्यमान नियतांक यानी इलेक्ट्रॉन संख्या नियतांक है। ई क्या है, मूल आवेशीय नियतांक है। तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट था तो हमने इसको लेके दिखाया था। एक मिनट, विशिष्ट प्रतिरोध अगला टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो R बराबर हम जाते हैं यम L/n/e²a/टाउ। यम क्या था, नियतांक है। एन क्या है, नियतांक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ई क्या है, मूल आवेश, ये भी नियतांक है। टाउ को अब अगर हम लोग नियतांक ताप अगर स्थिर मान लेते ये भी नियतांक हो जाएगा। तो आर जो है वह क्या हो जाएगा, जो यम है अपान एन ई² और टाउ है इसको अगर एक मान ले तो L/a होगा। तो आर बराबर इस पूरे को हम लोग नियतांक मान ले रहे हैं 1 रो, तो L/a हो गया। ठीक है, जहाँ रो बराबर क्या है, m/n/e²a। तब यहाँ से रो का वैल्यू क्या निकलेगा, रो बराबर RA/, ए आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा RA/L। तो रो का वैल्यू यहाँ से रो हमने किसकी जगह रखा है, इसकी जगह m/n/e²टाउ। रो बराबर m/n/e²टाउ। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि स्थिर रहता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर है। ई क्या है, मूल आवेश स्थिर है। टाउ क्या है, श्रांतिकाल, ये भी स्थिर है। तो यानी कि रो क्या है, पूरा एक नियतांक है। रो क्या है, एक नियतांक है। और इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या है आपके पास, रो बराबर RA/L। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि यदि ए बराबर जो चालक है उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिख लेते हैं हम लोग 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यानी मोटाई जो इसकी 1 मीटर स्क्वायर है। यल जो है वह 1 मीटर हो जाए, लंबाई 1 मीटर हो जाए। तो ए की जगह 1 रखेंगे, एल की जगह 1 रखेंगे तो रो बराबर क्या मिलेगा, आर। रो बराबर क्या मिलेगा, आर। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह प्रतिरोध के ही बराबर है। और ये प्रतिरोध कब मिला, जब चालक की लंबाई कितना हो, 1 मीटर, चालक की मोटाई कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि किसी, अब देखिए रो क्या है, नियतांक है, ये नियतांक है।
इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये पदार्थ के लिए होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक की लंबाई बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है। अगर उसकी लंबाई को हम लोग 1 मीटर मान ले और उसकी क्षेत्रफल को हम 1 मीटर स्क्वायर मान ले, तो उस चालक का यानी जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, उस चालक का जितना प्रतिरोध होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर लंबाई का चालक लेंगे, उस चालक की मोटाई जो हो वो 1 मीटर स्क्वायर का हो, तब चालक का जो प्रतिरोध होगा, उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक, नहीं समझा? किसी भी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि उस पदार्थ का, जिस भी पदार्थ, मान तो लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि लोहे के पदार्थ का एक चालक बनाएंगे जिसकी लंबाई 1 मीटर स्क्वायर हो, लंबाई कितना हो? 1 मीटर हो, और उसकी मोटाई यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबाई हो चालक की, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसमें जितना प्रतिरोध होगा वही पूरे लोहे का क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। अगर चांदी की बात करें तो अगर चांदी ले लेते हैं तो चांदी का एक तार बनाएंगे जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर होता है। इस चालक का जितना प्रतिरोध होगा वही क्या हो जाएगा? चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि ये चांदी का है। यानी किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर मोटाई के चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध ही होता है। किसका प्रतिरोध होता है? पदार्थ के चालक का। कौन से चालक का? जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे कि अगर ये लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लंबाई को फिक्स करना है। 1 मीटर ही लंबाई होना चाहिए, मोटाई भी 1 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, तब जितना प्रतिरोध आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक होता है, किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स वैल्यू होता है। तो किसी भी लोहे के लिए फिक्स होगा, चांदी के लिए फिक्स होगा, एल्युमिनियम के लिए, कॉपर के लिए फिक्स होता है। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वो नियत होता है। एक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? पदार्थ के चालक का ही प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध। कौन से चालक का? जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 मीटर हो, जिसका क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यदि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर वाले चालक का प्रतिरोध R है तो वहीं क्या हो जाएगा? उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के दो फार्मूले आए, RA/L और यहीं क्या आया था? M/N/E² टाउ। ठीक है, ये फार्मूला है। रो बराबर RA/L बराबर M/N/E² टाउ, ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है। ओके। तो किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक एकांक लंबाई तथा एकांक मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब आते हैं चालकता। कंडक्टिविटी, चालकता, नाम से ही क्लियर है। चालकता मतलब कि वैद्युत धारा कितना तेज जाएगा। तो किसी भी चालक में चालन कितना तीव्र हो रहा है उसकी गणना हम लोग किसे करते हैं? चालकता से करते हैं। चालकता, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या होता है? चालक में धारा का प्रवाह। चालक में धारा का प्रवाह तीव्र कब होगा? जब चालक का प्रतिरोध कम होगा, यानी चालक में धारा के लिए रुकावट जो हो कम हो। जितना कम रुकावट होगा चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान रहे, जितना कम रुकावट होगा, नीचे मतलब कम, चालकता उतना ही ज़्यादा। रुकावट कम, धारा के मार्ग में रुकावट यानी प्रतिरोध कम, चालकता ज़्यादा। यानी कि प्रतिरोध और चालकता दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम में होते हैं। यानी कि जो चालकता होता है, चालकता वह क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है।
तो किसी भी पदार्थ की वैद्युत चालकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो किसी भी चालक की चालकता चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। चालकता को हम लोग दिखाते हैं जी से। किसे दिखाते हैं? जी से। चालकता जी बराबर क्या होगा? 1 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अपान में लिखा है तो प्रति ओम, प्रति ओम। या इसी को बोलते हैं MHO, या बोलते हैं मो बोलते हैं, या बोलते हैं क्या? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक है। तो किसी भी चालक की चालकता मतलब उसमें धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह तीव्र कब होगा? जब प्रतिरोध कम होगा। चालकता अधिक कब होगा? जब प्रतिरोध कम होगा। चालकता कम कब होगा? जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यानी कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रम में। तो यानी चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम, अपान में लिखा होता है मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रम। तो चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यानी चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। चालकता को जी से प्रदर्शित करते, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते। तो जी बराबर 1/r। तो प्रति ओम क्या हो गया? मात्रक, या ओम ओ या एम का उल्टा लिख देंगे तो मोह, ये भी मात्रक हो गया, या ओम इनवर्स, ये मात्रक है जी का। ये चालकता है। अब इसके बाद अब प्रतिरोध के बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े थे। प्रतिरोध था तो चालकता पढ़ रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा तो विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। तो अब आता है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होगा? विशिष्ट चालकता भी क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग किसे दिखाते हैं? सिग्मा से। विशिष्ट चालकता को हम लोग किसे दिखाते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। सिग्मा बराबर 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किसे दिखाते हैं? रो से। तो सिग्मा बराबर 1/ρ। रो का मात्रक क्या था? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम मीटर। यहाँ पे जस्ट उल्टा लिखा है तो क्या लिखेंगे? प्रति ओम मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ओम का चिन्ह है, ओम का चिन्ह ऐसे लिखते हैं, या आप लिख सकते हैं ऐसे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये मात्रक है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब यहाँ रो का वैल्यू पीछे पढ़ चुके हैं। रो बराबर क्या था? RA/L, 1/RA/L था। सिग्मा बराबर L ऊपर चला जाएगा तो L/RA, ये सिग्मा मिलेगा। ठीक। अगर हम कुछ और देखें, सिग्मा बराबर क्या मिला? L/R/A। अगर ओम का नियम लगा V=I/R, तो सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा? R की जगह क्या हो जाएगा? V/I। तो सिग्मा बराबर क्या मिलेगा? L/R की जगह क्या रखेंगे? V/I/A। तो सिग्मा बराबर ये हो जाएगा, I ऊपर ले जाते हैं, I/V। एक मिनट चल लेते हैं। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, चाहे प्रतिरोध हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध हो। हमने बताया था कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। और जैसे ही टक्कर तेज होगा तो दो क्रम से टक्करों के बीच में जो समय होगा श्रांतिकाल यानी टाउ का मान घट जाएगा। जैसे ही टाउ का मान घटेगा यानी श्रांतिकाल घटेगा, तो यानी कि अभी आप पढ़े थे कि जो प्रतिरोध होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है टाउ के। टाउ घटा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है, चालक का ताप बढ़ता है, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हो चाहे प्रतिरोध हो, दोनों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दो क्रमागत
टक्कर के बीच में लिया गया समय क्या होता है, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त ऊर्जा रहती है जिससे वो गति तीव्र करते हैं। तो यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ताप के साथ किस प्रकार चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा उसकी बात करें तो ये फार्मूला याद रखिए, आर टी यानी ताप जितना बड़ा है उस पर प्रतिरोध, यह बराबर होगा आर नॉट। आर नॉट मतलब कि प्रारंभ में जितना ताप है यानी 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये फार्मूला होता है, ये प्रतिरोध के लिए है। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। आर नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। ये फार्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल आता है। अल्फा क्या है? ताप गुणांक, ये कांस्टेंट है, अल्फा जो है कांस्टेंट है, ताप गुणांक। टी क्या है मालूम है? टाइम नहीं, टी क्या है? ताप है। टी क्या है? ताप है। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध के आर की जगह क्या हो जाएगा? रो टी, मतलब टी टेम्परेचर पे विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 0 टेम्परेचर पे विशिष्ट प्रतिरोध इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी डिग्री सेल्सियस। ये तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आर नॉट क्या है? प्रारंभ में चालक का प्रतिरोध। आर टी क्या है? टी टेम्परेचर बढ़ने के बाद चालक का प्रतिरोध। तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इतना बढ़ जाता है पहले से, अल्फा इंटू टी टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध है। आर नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी प्रारंभ में जो चालक का प्रतिरोध होगा। अल्फा क्या होगा? ताप गुणांक, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इस प्रकार ताप का प्रभाव में जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि बैटरी के अंदर जो अपघट्य डाले जाते हैं लिक्विड, तो जो द्रव अवस्था में प्रतिरोध होते हैं, द्रव अवस्था में चालक होते हैं, उनके प्रतिरोध की बात करें तो ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। किसका? अपघट्य का, जिसे अपघट्य बोलते हैं, जो बैटरी के अंदर डाला जाता है। ताप जितना ज़्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना ही कम रहता है। तो एक स्थिति में केवल प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पे घटता है। कब? जब अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की बात आए तो। अब आते हैं चालक के प्रकार या परिपथ के प्रकार। परिपथ के प्रकार, परिपथ देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओमी और दूसरा है अनओमी। ओमी परिपथ क्या होता है? ओमी परिपथ हम उसे बोलते हैं जिसमें ओम के नियम का पालन हो। एक मिनट, तो वह परिपथ जिसमें ओम, जो ओम के नियम का क्या करे? पालन करे। जो ओम के नियम का पालन करे, ओमी। इसमें क्या होता है? ओम के नियम का पालन नहीं होता। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी V समानुपाते I हो तो ओम का नियम, अगर V समानुपाते I न हो तो ओम का नियम नहीं पालन करेंगे तो उसे अनोमी बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हो, पूर्णतः पालन करते हो, ओमी। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनोमी। ठीक है। ओमी नियम, सॉरी, ओमी परिपथ किसे बोलेंगे? जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हो, ओमी। जो ओम के नियम का पालन न करे, अनोमी कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें
तो एग्जाम्पल जितने भी चालक होते हैं, धात्विक चालक जो होते हैं, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ये जो चालक हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल देखिए तो इसमें जो होते हैं ये होते हैं ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग। ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अनोमीय होते हैं। ओमीय में क्या होता है, ओम के नियम का पालन करने का मतलब कि विभव और धारा के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक समान अनुपात में होता है, यानी कि इस तरीके से ग्राफ मिलता है। ये धारा हो गया, ये विभव। अनोमीय में क्या होता है कि यह जो ग्राफ होता है यह ऐसे, ये वक्र के रूप में मिलता है, एक समान नहीं होता, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। तो यानी इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, इसमें ओम के नियम का पालन होता है। तो कोई भी पूछे कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ओमी होता है, एक अनोमी। ओमी मतलब जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करे। ओमी एग्जाम्पल में जितने भी धातुओं के चालक होते हैं सब ओमी में आते हैं। अनोमी क्या होता है, जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनोमी परिपथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर, ट्रायड वाल्व हुआ, एलईडी हुआ, ये सब क्या होता है, अनोमी। इसका ग्राफ इस तरीके से मिलता है, फ्लक्चुएशन होता है और ये सीधा मिलता है। जैसे जैसे विभव बढ़ेगा धारा बढ़ेगा, लेकिन इसमें जैसे जैसे विभव बढ़ेगा कुछ समय तक धारा बढ़ेगा, लेकिन और विभव बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और विभव बढ़ाएंगे फिर बढ़ जाएगा। तो कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये क्या होते हैं, अनोमीय परिपथ होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जूल का नियम या प्रतिरोधों का संयोजन। पहले पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे संधारित्र वाले में हमने पढ़ा था संधारित्र का संयोजन, ऐसे यहाँ पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो पहला संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे पीछे बताया गया, प्रतिरोध को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं सिंबल में। ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कैसे दिखाते हैं, आर लिख देते हैं। ये चालक ही होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, चालक ही होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये प्रतिरोध है। अगर एक से अधिक प्रतिरोध हो, उनको अगर जोड़ना हो तो दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, अगर जैसे हम 3 ठो प्रतिरोध ले लें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मान लेते हैं R1 है, ये R2, ये R3। तो ये तीनों प्रतिरोधों को हम क्या करें, एक के पीछे एक जोड़ देते हैं, तीनों को आपस में कनेक्ट करा देते हैं, एक के पीछे एक। ये हो गया A, ये हो गया B। तो अगर पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, तीसरा, अगर किसी प्रतिरोध का अगला सिरा, यानी ये इस प्रतिरोध के लिए इसका अगला सिरा कौन है, ये, इससे आगे आने वाले प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा हो, इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा हो, यानी एक का आगे वाला दूसरे के पीछे वाले से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, यानी कि एक के पीछे एक प्रतिरोध हो, तब हम क्या बोलते हैं उसको श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ते हैं सबका दूसरा बिंदु उसके आगे वाले प्रतिरोध के पहले बिंदु जुड़ा है। जैसे तीसरे का दूसरा बिंदु यहाँ पे, तीसरे का पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरे का दूसरा बिंदु तीसरे के पहले जुड़ा हुआ है, पहले का दूसरा बिंदु दूसरे के पहले जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए ये रास्ता है, भले टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन रास्ता तो एक ही है। अगर यहाँ से जल अगर हम छोड़ेंगे तो ये जल धीरे धीरे यहाँ पर तेजी से आएगा, फिर यहाँ पे मोड़ जाता तो रुक जाएगा। तो यहाँ पे यानी धारा जो है वह कम हो जाएगा, यानी धारा की स्पीड घट जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। फिर यहाँ पे धारा का मान बढ़ जाएगा, लेकिन वही धारा आएगा, ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा, वही आएगा, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ से फिर स्पीड में जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे भी प्रतिरोध। तो देखेंगे धारा हर जगह क्या है, हर एक प्रतिरोध में वही धारा प्रवाहित होगी। तो श्रेणी क्रम में जो होता है चालक के हर एक प्रतिरोध में क्या होता है, धारा एक समान प्रवाहित होती है। तो धारा जब बराबर तो क्या अलग होगा, विभवांतर। तो पहले का विभव V1 हो गया, दूसरे का विभव क्या हो गया, V2 हो गया, तीसरे का विभव क्या हो गया, V3 हो गया, ठीक। तो कुल विभव अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक कुल विभव, तो V बराबर क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान रहे अगर किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके आगे वाले प्रतिरोध के पहले से सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है, परंतु विभव क्या होता है, अलग होता है। तो विभव अलग होता है, इसलिए कुल विभव हम निकालेंगे, जो अलग होगा उसी कैलकुलेट करेंगे।
V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर और प्रतिरोध होता तो V4, और होता तो V5, इस तरीके से। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, तो I इंटू आर हमने लिख दिया। यहाँ पे V1 है तो I इंटू R1 लिखेंगे। I1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि I सब में सेम है, I1 I2 है ही नहीं, I ही है। प्लस V2 तो क्या लिखेंगे, I इंटू R2, प्लस V3 है तो I इंटू R3 लिखेंगे। तो I R बराबर I कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और प्रतिरोध होता है तो प्लस करके आगे इसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद हमको एक प्रतिरोध मिला, तो जो लास्ट में प्रतिरोध मिलता है उसको मतलब बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग मान के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, इस श्रेणी क्रम था। समांतर क्रम में आते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक प्रतिरोध का पहला बिंदु किसी एक स्थान पे और दूसरा बिंदु किसी दूसरे स्थान पे जुड़ा होता है। इसमें एक के पीछे एक नहीं जुड़े थे, बल्कि एक के नीचे एक जुड़े होते हैं। तो ये पहला सबका सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो अगर प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक स्थिर बिंदु पे तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे स्थिर बिंदु पे जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, इसको समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब ध्यान दें कि यहाँ से जब धारा का जाएगा तो धारा को तीन रास्ते मिल गए, तो तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। श्रेणी क्रम में क्या था, एक ही रास्ता था, धारा एक ही था, विभव अलग अलग था। यहाँ पे क्या है, रास्ता तीन है तो तीन धारा प्रवाहित होगा, धारा अलग अलग है लेकिन विभव सब क्या है, सेम। सबका विभव क्या है, V, क्योंकि सभी क्या है, दो बिंदु के बीच में ही जुड़े हुए हैं, इसलिए विभव सबका क्या है, बराबर। तो हमने बोला था कि जो अलग होगा उसी को कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या अलग है, धारा अलग है, तो धारा कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I यहाँ से डिवाइड हो गया, I1 I2 I3 तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा I। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर ओम के नियम से। I1 इसको क्या हो जाएगा, V बाई R1। V1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबका विभव क्या है, V ही है। प्लस V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सबका विभव V बटे R2 प्लस V बाई R3। तो V बाई R इक्वल टू V कॉमन कर लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V कैंसिल, तो 1/R इक्वल टू क्या मिला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए लास्ट में क्या मिला है, R। R क्या होता है, पूरे का तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R नहीं लिखा, 1/R लिखा है, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। 1/, लिखने का मतलब व्युत्क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर। सब प्रतिरोध R1 R2 तो लिखा है लेकिन अपान करके लिखा है, मतलब R1 का व्युत्क्रम, R2 का व्युत्क्रम, R3 के व्युत्क्रम का फिर योग, तब क्या मिला है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यानी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है। समांतर क्रम में धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम में धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती है, समांतर क्रम में विभव एक समान होता है। अब आगे पढ़ते हैं जूल का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है ये पढ़ेंगे। वैद्युत ऊर्जा देखिए, पीछे हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो एकांक आवेश को अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है, इस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव। और यही कार्य जो होता है W बराबर V इंटू क्यू लिखे, तो यही कार्य क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा। यानी जब चालक में धारा प्रवाहित होती है, अगर देखा जाए सामान्य तौर पे, तो चालक में धारा प्रवाहित होने से कुछ समय बाद चालक क्या होता है, गर्म होने लगता है। चालक में ताप उत्पन्न होने लगता है, गर्म हो जाता है। तो चालक में ये ताप कहाँ से आया,
तो कहा जाता है कि चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा में ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसा कौन बोला? जूल ने बोला। तो यानी चालक में वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह के कारण चालक का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर विभव की परिभाषा देखें तो विभव बराबर क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव कहता है। यहाँ से कार्य निकालेंगे तो W बराबर V इंटू Q हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा। W बराबर क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा। तो W बराबर V इंटू Q। अब Q बराबर क्या होता है? I T। Q बराबर क्या होता है? I इंटू T होता है। तो W बराबर क्या मिल जाएगा? VIT। W बराबर क्या मिल गया? VIT। यहाँ समीकरण ये वैद्युत ऊर्जा बराबर VIT मिल गया। फिर V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। तब क्या हो जाएगा? W बराबर V की जगह I इंटू R रखेंगे तो I इंटू I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। ये हो गया 2। फिर यहीं से अगर I का मान निकाले तो V बाई R हो जाएगा। तो I की जगह V बाई R रखेंगे तो W बराबर क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R से R कैंसिल तो W बराबर क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से देखेंगे 3 फार्मूले मिले हैं। तो वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T, सब में T है। ये मिल गया हमको वैद्युत ऊर्जा। और जूल ने क्या बोला अपने नियम में कि जूल ने बोला कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर होता है, और टक्कर होता है तो इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराते रहते हैं। जो चालक है उसमें धन केंद्र होते हैं, धन केंद्र से क्या होते हैं? ये टकराते रहते हैं। जब टकराते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं, और यही ऊर्जा टक्कर के कारण ताप के रूप में उत्पन्न हो जाती है। यही है जूल का नियम। जूल का नियम क्या है कि चालक में धारा प्रवाह के कारण चालक की वैद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये जूल का नियम है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक की वैद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे बोलते हैं जूल का नियम। कितनी ऊर्जा परिवर्तित होती है वो हम निकालेंगे। तो पहले वैद्युत ऊर्जा हमने कैलकुलेट कर लिया। वैद्युत ऊर्जा हमको क्या मिला? वैद्युत ऊर्जा W बराबर क्या मिला? VIT मिला। फिर क्या मिला? I स्क्वायर RT मिला। फिर क्या मिला? V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये वैद्युत ऊर्जा मिल गया। अब जूल ने बोला कि जब वैद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा को किस में अब वैद्युत ऊर्जा किस में चला गया? तापीय ऊर्जा में, यानी ऊष्मा में चला गया। तो ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे, ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए 4.2 से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। अतः ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर क्या होता है? W बटे 4.2 कैलोरी। वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदलना है तो 4.2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो H बराबर W का मान रख दीजिए VIT बटे 4.2 या I स्क्वायर RT बटे 4.2 या V स्क्वायर T बटे 4.2 R। तो ये मिल गया क्या? यानी कि ये वैद्युत ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा में जब 4.2 से भाग कर देंगे क्या मिल जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा। तो जूल ने यही बोला था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक की वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। तो पहले हमने वैद्युत ऊर्जा निकाल लिया विभव की परिभाषा से। वैद्युत ऊर्जा हमें ये मिला, 3 फार्मूले मिले, 1 2 3। तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। जब विभव धारा पता हो तब ये, धारा और प्रतिरोध पता हो तब ये, विभव और प्रतिरोध पता हो धारा न पता हो तब ये लगाते हैं फार्मूला। तो ये मिल गया वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना है तो 4.2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो ऊष्मा कितना मिल गया? इतना कैलोरी। 4.2 से क्या कर देंगे? भाग। ये मिल गया। जूल का नियम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वैद्युत शक्ति पढ़ेंगे। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो वैद्युत शक्ति क्या होता है? 10th में पढ़े हैं। देखिए W बराबर अभी क्या मिला है? VIT मिला था, I स्क्वायर RT मिला था, V स्क्वायर बाई R इंटू T मिला था। ये वैद्युत ऊर्जा मिला था। अब वैद्युत ऊर्जा देखिए सब में T है। अगर हम T से भाग कर दें
तो वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। टी से भाग कर टी से हर जगह कैंसिल हो गया। अब डब्ल्यू बाई टी के एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैद्युत शक्ति लिखना है। तो किसी चालक से एकांक समय में जितनी वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है या व्यय हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, चालक की वैद्युत शक्ति। तो चालक की वैद्युत शक्ति क्या होता है, क्या होता है, एकांक समय में व्यय ऊर्जा। तो किसी चालक से एकांक समय में जितनी ऊर्जा व्यय होगी, खत्म होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति। तो चालक से एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति P। P बराबर क्या होता है, W बटा टी। P बराबर W बटा टी। W का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। तो P बराबर क्या मिला, वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इतना वाट। वैद्युत क्षेत्र ई, धारा घनत्व जे तथा विशिष्ट चालकता में संबंध देखना है। तो सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध लिख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल। रो बराबर आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई। आर बराबर वी बाई आई, ए बाई एल है। ठीक, इतना हुआ। अब देखिए, तो रो बराबर अब वी बाई एल, हमने बताया था कि विभव में जब दूरी से भाग करेंगे, इसको देखिए इसे लिख सकते वी बाई एल ए बाई आई। तो विभव में जब दूरी से भाग करते हैं तो क्या मिल जाता है, विभव में जब दूरी से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, वैद्युत क्षेत्र ई। अब देखिए, आई बाई ए को हम लोग बोलते हैं जे, धारा घनत्व। आई बाई ए को यहाँ ए बाई आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/j। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/j। तो रो बराबर क्या मिलेगा, ई बाई जे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र धारा घनत्व मिल गया। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट चालकता। तो अब हम विशिष्ट चालकता निकालेंगे। अतः विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है, ई बाई जे। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगी, जे चला जाएगा ऊपर, J/E। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जे बराबर ई आके गुणा हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई जाके यहाँ पे आंसर हो गया।